अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है फ्रॉम द फर्स्ट एड, जिसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर एम्ब्रियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर एम्ब्रियोलॉजी जो है इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें हार्ट की फॉर्मेशन, हार्ट की मॉर्फोजेनेसिस जो है, ठीक है, उसका उन्होंने हमें जो पॉइंट दिया है वो क्या कहते हैं कि द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है? हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है वो ऑर्गन है जो सबसे पहले अपना फंक्शन स्टार्ट करता है इन अ वर्टिब्रेट। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है इट बिगिनस टू बीट स्पॉन्टेनियसली बाय वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वीक 4 के अंदर हार्ट बीट जो है, हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया कार्डियक लूपिंग का। ठीक है, कार्डियक लूपिंग क्या होता है, ठीक है, और इसकी वजह से कि हमारे पास क्या डिफेक्ट्स अगर इसमें आ जाएं, ठीक है, तो कौन से डिसऑर्डर्स जो है वो कॉज होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कार्डियक लूपिंग जो है उसमें उन्होंने हमें कहा है कि द प्राइमरी हार्ट ट्यूब लूप्स टू एस्टैब्लिश लेफ्ट राइट पोलैरिटी एंड इट बिगिनस इन वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कार्डियक लूपिंग जो है वीक 4 में स्टार्ट होती है और इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब होती है उसमें लेफ़्ट राइट पोलैरिटी डेवलप होती है। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी हार्ट ट्यूब क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी हार्ट ट्यूब जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि वो एक डिस्टिंक्ट ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू एडल्ट हार्ट। ठीक है, प्राइमरी हार्ट ट्यूब जो होती है, ठीक है, इट हैज़ डिस्टिंक्ट रीजन दैट डेवलप इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द एडल्ट हार्ट। ठीक है, हम क्रेनियल टू कॉर्डल जब ट्रेवल करते हैं, क्रेनियल टू कॉर्डल साइड के ऊपर मूव करते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी हार्ट ट्यूब के ये वाले पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कि आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर जो है वह ड्रॉ किया है। ठीक है, जब हम क्रेनियल से कॉर्डल साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, मैंने इसके जो है निमोनिक्स लिख देती हूँ, ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एब्रीविएशंस में बल्बस कॉर्डस। ठीक है, दिस पार्ट इज ट्रंकस आर्टीरियोसिस, प्राइमरी हार्ट ट्यूब का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है बल्बस कॉर्डस। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स। ठीक है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स के बाद हमारे पास आता है प्रिमिटिव एट्रियम। इसको आप साथ साथ नोट कर लें, ये बुक में नहीं है। ठीक है, प्रिमिटिव एट्रियम, और प्रिमिटिव एट्रियम के बाद हमारे पास आ जाता है साइनस विनोसस। ठीक है, ये हमारे पास हो गए पार्ट्स ऑफ प्राइमरी हार्ट ट्यूब कि प्राइमरी हार्ट ट्यूब का बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्रॉम क्रेनियल टू कॉर्डल साइड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि 28 टू 30 डेज़। ठीक है, कुछ बुक्स आपको ये कहती है और कुछ बुक्स में आता है 23 टू 28 डेज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, कार्डियक लूपिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कार्डियक लूपिंग। और वो कार्डियक लूपिंग क्या होता है और वो क्यों होती है? ठीक है, कार्डियक लूपिंग का मतलब ये होता है कि जो क्रेनियल और कॉर्डल एंड्स होते हैं, ठीक है, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ताकि इसका पर्पज़ ये होता है ताकि हम प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर्स को अचीव कर सकें। ठीक है, कार्डियक लूपिंग का पर्पज़ क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी हार्ट ट्यूब ने एडल्ट हार्ट में चेंज होना है। ठीक है, इसलिए प्राइमरी हार्ट ट्यूब जो है इट अंडरगोज कार्डियक लूपिंग टू अलाउज द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, तो कार्डियक लूपिंग में क्या होता है कि जो आपका क्रेनियल एंड था, मैंने आपको बताया था क्रेनियल एंड एक कॉर्डल एंड है, जो क्रेनियल एंड होता है प्राइमरी हार्ट ट्यूब का वो बेंड करता है वेंट्रली। ठीक है, क्रेनियल एंड बेंड करता है वेंट्रली एंड राइट साइड पे। ठीक है, जबकि जो कॉर्डल एंड होता है प्राइमरी हार्ट ट्यूब का वो बेंड करता है डॉर्सली एंड टू लेफ्ट साइड। ठीक है, वो डॉर्सली और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो बेंड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ना वो अपीयर हो जाता है। ठीक है, जो कि नेसेसरी होता है फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। तो कार्डियक लूपिंग में हमें क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी हार्ट ट्यूब जो है उसने लेफ़्ट राइट पोलैरिटी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसका क्रीनियल एंड होता है वो वेंट्रली बेंड करता है, ठीक है, राइट एंड टू द राइट चला जाता है, और कॉर्डल एंड जो है वो डॉर्सली टूवर्ड्स द लेफ्ट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट राइट पोलैरिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज कार्डियक लूपिंग, और इसका पर्पज़ क्या है? प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर्स, ठीक है। अगर इस कार्डियक लूपिंग के अंदर कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने हमें कहा है कि अगर आपके पास डिफेक्ट होता है लेफ़्ट राइट डायनिन के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाता है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज़ डेक्स्ट्रोकार्डिया? डेक्स्ट्रोकार्डिया कब होता है? जब हमारे पास एबनॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ हार्ट होती है, ठीक है। एबनॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ हार्ट जो है, ठीक है, ये होती है डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर, ठीक है। यानी कि जो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है उसमें हमारे पास बेसिकली ये जो लेफ़्ट राइट पोलैरिटी इस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक है, ये प्रॉपरली जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती है, ठीक है, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है? एबनॉर्मल लेफ्ट वर्ड लूपिंग इंस्टेड ऑफ राइट वर्ड बेंडिंग, ठीक है। राइट बेंड होने की बजाय जो है वो एबनॉर्मल लेफ्ट वर्ड लूपिंग हो जाती है इंस्टेड ऑफ राइट वर्ड बेंडिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका हार्ट होता है इट इज़ पोजीशन ऑन द राइट साइड ऑफ थॉरेक्स, ठीक है। हार्ट कहाँ पोजीशन हो जाता है? एबनॉर्मल पोजीशनिंग हो जाएगी ना। पर्पस हमारा यही था कार्डियक लूपिंग का कि हम प्रॉपर जो है वो पोजीशनिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर्स कर सकें, ठीक है, प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर हो सके, ठीक है। अगर आपके पास कार्डियक लूपिंग में डिफेक्ट आ जाता है, राइट लेफ्ट डिसओरिएंटेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डेक्स्ट्रोकार्डिया कॉज होता है, हार्ट जो है वो आपके राइट साइड ऑफ द थॉरेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है? द हार्ट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द थॉरेक्स, ठीक है। इट मे अकर अलोन और इट मे बी अ पार्ट ऑफ साइटस इन्वर्सस। साइटस इन्वर्सस में क्या होता है कि नॉट ओनली हार्ट बल्कि पूरे ऑर्गन्स ऑफ द लेफ्ट साइड जो है वो आपके राइट साइड पे यानी कि इन्वर्स हो जाती है, ठीक है, तो वो साइड इन्वर्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज साइटस इन्वर्सस, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो अकर एज अ पार्ट ऑफ क्रेटनेगर सिंड्रोम, ठीक है। क्रेटिग्रेनर सिंड्रोम जो होता है उसके पार्ट के तौर पे भी जो हमारे पास है डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, ठीक है। तो आपने ये डी से उन्होंने क्या जो डिफेक्ट इन डी से डायनिन कैन लीड टू डेक्स्ट्रोकार्डिया। आई होप ये कार्डियक लूपिंग आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स, जिसमें हम पहले एट्रियल सेपरेशन, एट्रिया के जो सेप्टा फॉर्मेशन होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम, वो किस तरह से बनता है उसको हम देखेंगे। साथ साथ हम डायग्राम से इसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट स्टेप है सेप्टम प्राइमम ग्रोज टूवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन नैरोइंग द ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। ये देखें, ये जो उन्होंने हमें शो किया हुआ है दिस इज़ एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है, और ये जो ऊपर ग्रीन से कलर में शो हुआ है दिस इज सेप्टम प्राइमम। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सेप्टम प्राइमम है, ठीक है, ये ग्रो करता है टूवर्ड्स दिस एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है, और जो इसके दरमियान गैप था उसको हमने नाम दिया ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। जैसे जैसे सेप्टम प्राइमम जो है वो एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करता जाएगा तो ये जो ऑस्टियम प्राइमम, ये जो गैप है ये नैरो होता जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे ये ऊपर से सेप्टम प्राइमम हमारा नीचे एंडोकार्डियल कुशन, जैसे सेप्टम प्राइमम ग्रो करेगा टुवर्ड्स दिस एंडोकार्डियल कुशन तो ये जो गैप था ये नैरो होता जाएगा, क्योंकि जिसको हमने क्या कहा था ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि ऑस्टियम सेकेंडम फॉर्म्स इन द सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ ऑस्टियम प्राइमम रिग्रेस, ठीक है। जब हमारे पास सेप्टम प्राइमम ग्रो करता है, सबसे पहले क्या होता है सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है, और ऑस्टियम प्राइमम जो गैप था, ठीक है, जो ओपनिंग थी वो नैरो होती जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास इस सेप्टम प्राइमम के अंदर सेल जो है उनकी रिग्रेशन होगी, जिसकी वजह से उसमें एक न्यू गैप अपीयर होगा विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियम सेकेंडम, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यू गैप अपीयर होगा, ठीक है। फिर इस ऑस्टियम सेकेंडम को कवर करने के लिए हमारे पास टू द राइट ऑफ दिस सेप्टम प्राइमम एक और सेप्टम जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, जो कि उन्होंने थर्ड पिक्चर में हमें ब्लू कलर से शो किया। दिस इज कॉल्ड एज अ सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। ये जो है राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम पे ग्रो करेगा, ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करता जाएगा, ठीक है, और ये ऑस्टियम सेकेंडम को भी अल्टीमेटली क्लोज कर देगा, ठीक है। ये देखिए the septum secundum develops on the right side of the septum primum as the ostium secundum maintains the right to left shunt,
ठीक है। उस टाइम पे आपका राइट टू लेफ्ट शंट जो था वो ऑस्टियम सेकेंडम ने मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। सेप्टम सेकेंडम एक्सपैंड होता है और ऑस्टियम सेकेंडम को भी कवर कर देगा, उस ओपनिंग को भी कवर कर देगा, और जो थोड़ा सा पार्ट हमारे पास रह जाएगा, ये पिक्चर 4 में आप देखिए, दिस इज कॉल्ड एज द फोरामेन ओवेल। थोड़ी सी जो ओपनिंग रह जाएगी जो राइट टू लेफ्ट शंटिंग कराएगी, दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवेल, ठीक है। और फिर फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ डायग्राम में हमारे पास क्या होगा कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम जो होगा वो एक वन वे वाल्व बना देता है विच इज़ कॉल्ड एज फोरामेन ओवेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो सेप्टम प्राइमम होता है, ठीक है, वो क्लोज हो जाता है अगेंस्ट द सेप्टम सेकेंडम, यानी कि दोनों जो सेप्टम, जिस तरह सेप्टम प्राइमम ग्रो करता है सेप्टम सेकेंडम, ये अल्टीमेटली यहाँ देखिए ग्रीन में सेप्टम प्राइमम है, ठीक है, और सेप्टम सेकेंडम में वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं अगेंस्ट द सेप्टम सेकेंडम, और फोरामेन ओवेल भी सीन हो जाता है, ठीक है। सून हमारे पास क्या होता है, फोरामेन ओवेल भी सील हो जाएगा जब सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम के साथ जो है वो उसके साथ क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो फोरामेन ओवेल सील हो जाएगा। और ये कब होता है, सून आफ्टर बर्थ, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बर्थ के बाद आपके पास क्या होता है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, पल्मोनरी वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। बिफोर बर्थ आपके पास राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही थी, अब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो ओपनिंग थी, ठीक है, दैट वाज द फोरामेन ओवेल, वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जब ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है, इमीडिएटली ये सून आफ्टर बर्थ जो है ओपनिंग क्लोज हो जाती है। लास्ट पॉइंट में हम कह रहे हैं कि सेप्टम सेकेंडम एंड सेप्टम प्राइमम फ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम, ठीक है। और जब इन्फेंसी क्या होता है 1 ईयर तक, और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम अल्टीमेटली, ठीक है, पहले वो एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, ठीक है, जस्ट आफ्टर बर्थ जो था, ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, ठीक है, और उन्होंने फोरामेन ओवेल को सील कर दिया था, ठीक है। और आफ्टर बर्थ यानी ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, वो दोनों आपस में फ्यूज़ होकर इंटर एट्रियल सेप्टम बना देंगी, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स, ठीक है। दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ, आप सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले सेप्टम प्राइमम ग्रो करेगा टुवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है, और जो इनके दरमियान गैप था दिस वाज कॉल्ड एज ऑस्टियम प्राइमम, ये नैरो होता जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि सेप्टम प्राइमम के अंदर कुछ सेल्स की रिक्रेशन होगी और वहाँ पर एक न्यू ओपनिंग प्रोड्यूस होगी विच इज़ कॉल्ड एज द ऑस्टियम सेकेंडम, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो सेप्टम सेकेंडम होगा वो ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा जैसे जैसे सेप्टम सेकेंडम जो है, ठीक है, वो ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम ग्रो करेगा, वो ऑस्टियम सेकेंडम जो ओपनिंग थी उसको भी बंद करता जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास एक स्मॉल ओपनिंग रह जाएगी विच इज़ कॉल्ड एज द फोरामेन ओवेल, ठीक है। और सून आफ्टर बर्थ, ठीक है, दोनों जो सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम होते हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज अगेंस्ट ईच अदर हो जाएंगे, और फोरामेन ओवेल को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम फ्यूज़ करके इंटर एट्रियल सेप्टम जो है उसकी फॉर्मेशन कॉज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द सेप्टेशन ऑफ द एट्रिया। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि अब हम देखेंगे कि वेंट्रिकल्स जो है उनकी मॉर्फोजेनेसिस किस तरह से होती है, वेंट्रिकल्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक मस्कुलर पार्ट होता है और एक होता है मेम्ब्रेनस पोर्शन, ठीक है। एक मस्कुलर पोर्शन होता है और एक कौन सा पार्ट होता है आपके पास, मेम्ब्रेनस पोर्शन, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है इट फॉर्म्स ओपनिंग इज कॉल्ड एज इंटरवेंटिकुलर फोरामेन, ठीक है। ये हमारे डायग्राम है जिसमें उन्होंने हमें ऊपर 2 एट्रिया दिखाए हैं, ठीक है, और नीचे उन्होंने हमें वेंट्रिकल क्या है एज अ कॉमन वेंट्रिकल दिखाया है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए अगर आप इसको गौर से, तो इस एरिया के अंदर ये हमारे पास 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स हैं और ये मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम था, ठीक है। तो मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम जो है वो बन जाता है, ठीक है, और उसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, दोनों की, उनको उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवेंटिकुलर फोरामेन, ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम होता है, ठीक है, अगर आप पिक्चर 2 के अंदर देखें तो ये एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो होता है ये रोटेट करता है और मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के साथ जो है फ्यूज़ करके मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बना देता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम किस तरह से बना, जब एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो है उसने रोटेट किया और फ्यूज़ किया विद द मस्कुलर पार्ट, तो उन्होंने मेम्ब्रेनस इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बना दिया और इंटरवेंटिकुलर फोरामेन को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा है कि थर्ड पॉइंट में वो हमें कह रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन सेपरेट्स द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। अब
दोनों वेंट्रिकल सेपरेट हो गए, ठीक है, दोनों एट्रिया सेपरेट हो गए। अब एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए क्या होता है कि जो एंडोकार्डियल कुशन होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो सेपरेट कर देते हैं एट्रिया को फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक तो वो सेपरेट कर देंगे एट्रिया को फ्रॉम द वेंट्रिकल, नंबर 2 वो एट्रियल सेप्टेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 3 वो मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बनाते हैं। और ये आपके पास एक MCQ पॉइंट है, ठीक है। MCQ आपको इस तरह से रिपीट हुआ है पास्ट पेपर में कि एंडोकार्डियल कुशन जो है, ठीक है, उनकी वो एंडोकार्डियल कुशन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस आपने याद रखनी है। नंबर 1 दे सेपरेट्स द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल, नंबर 2 दे कंट्रीब्यूट टू एट्रियल सेप्टेशन, एंड नंबर 3 दे कंट्रीब्यूट टू द मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और अगर आपके पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो प्रॉपरली नहीं बनता तो हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डियक एनोमली। दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डियक एनोमली क्या होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, और वो भी मेनली मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर ज़्यादा कॉमनली होता है, ठीक है। अब आउटफ्लो ट्रैक ऑफ द वेंट्रिकल्स किस तरह से बनता है, आउटफ्लो ट्रैक किस तरह से बनता है कि जो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो माइग्रेट करते हैं और वो ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस बनाते हैं, ठीक है, और ट्रंकल और बल्बर रिजेस जो होती हैं, देखिए वो क्या करते हैं, वो स्पाइरल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, और फ्यूज़ करके एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम बनाते हैं, ठीक है, और एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम से अल्टीमेटली असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मनरी ट्रंक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये कोनो ट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये क्यों कॉज होती हैं, जब न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट नहीं करते, ठीक है। देखिए न्यूरल क्रस्ट सेल्स ने माइग्रेट करना था, ठीक है, टू द ट्रंकल एंड द बल्बर पोर्शन, ठीक है, जो आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है, ठीक है, उसके बाद बल्बस कॉर्डस होता है, ठीक है, तो ट्रंकल और बल्बर रिजेस जो होती हैं वहाँ पर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन होती है, वो स्पाइरल करते हैं, ठीक है, फ्यूज़ करते हैं और एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम बनाते हैं, जिसके बाद हमारे पास असेंडिंग एओर्टा पल्मनरी ट्रंक बन जाता है। अगर हमारे पास ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट नहीं करते तो कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज हो सकती है, जिनमें ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट और परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेल्व डेवलपमेंट, ठीक है। एओर्टिको पल्मनरी वेल्व किस तरह से बनता है, एओर्टिको पल्मनरी वेल्व जो होता है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक, ठीक है, और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन ऑफ AV कैनाल, ठीक है। ये हमारे पास भी MCQ पॉइंट है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। और उसके बाद क्या होता है कि जो वेल्वुलर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें क्या हो सकता है कि आपके पास स्टेनोसिस हो सकता है, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, या रिगर्जिटेशन होता है, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो वेल्व की एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, या तो स्टेनोस्ड हो सकता है, स्टेनोस्ड क्या होता है, वो बिल्कुल क्लोज्ड होता है, नैरो होता है, फ्यूज्ड होता है, ठीक है, बंद होता है, या फिर रिगर्जिटेंट होता है, यानी कि वो इनकॉम्पिटेंट होता है, ठीक है, और इससे बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। नॉर्मली आपके जो वेल्व होते हैं, ठीक है, वो उनका फंक्शन क्या होता है कि वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन जो वेल्व आपका रिगर्जिटेंट होगा, ठीक है, वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को अलाउ करेगा, या फिर क्या होता है कि डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एब्स्टेन एनामली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मॉर्फोजेनेसिस ऑफ द वेंट्रिकल। लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू हार्ट एम्ब्रियोलॉजी दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई MCQ ज़रूर आ जाता है, ठीक है, वो हमारे पास है कि कौन सा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन से एडल्ट स्ट्रक्चर को जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, इन द एडल्ट हार्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो राइट कॉमन कार्डिनल वेन और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन होती है वो सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं, पोस्टीरियर कार्डिनल, सब कार्डिनल और सुप्रा कार्डिनल वेन मिलकर इन्फीरियर वेना केवा बनाती हैं, ठीक है। जो साइनस विनोसस था, ठीक है, उसमें राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस जो है वो स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम बनाता है, दैट इज द साइनस वेनेरम। लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस से कोरोनरी साइनस बनता है। प्रिमिटिव पल्मनरी वेन्स जो हैं वो स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम बनाती हैं। प्रिमिटिव एट्रिया जो है वो ट्यूबैक्यूलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया बनाते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियल कुशन जो है वहाँ से एट्रियल सेप्टम बनता है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, AV और सेमिल्यूनर वेल्व। प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स होते हैं वो ट्यूबैक्यूलेटेड पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल बनाती हैं। बल्बस कॉर्डस जो है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास स्मूथ पार्ट जो आउटफ्लो ट्रैक होता है ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल वो बनता है, और ट्रंकस आर्टेरियोसस से असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मनरी ट्रंक आर फॉर्म, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट गिव राइज, ठीक है, टू द एडल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
जैसे मैंने आपको प्रीवियसली हार्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखाया, इस तरह से यहाँ पर उन्होंने भी हमें हार्ट ट्यूब का प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट एओर्टिक आर्च, उसके बाद बल्बस कॉर्डस, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें जो है वो जिसके मुख्तलिफ उन्होंने हमें डेज के साथ जो है ना वो लूपिंग भी दिखाई है, ठीक है। ये कार्डिनल वेन्स है, साइनस हॉर्न है, ठीक है। ये कार्डियक लूपिंग हो रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होता है, एडल्ट हार्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो दीज एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव जो होते हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फीटल सर्कुलेशन का, ठीक है। अब फीटल सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। पहले तो आप ये वाला पॉइंट याद रखिए कि जो अम्बलाइकल वेन होती है, ठीक है, उसमें जो ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और 80% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेटेड ब्लड होता है, यानी कि अगर हम अम्बलाइकल वेन के ब्लड की ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें तो इट इज़ 80%, ठीक है। अम्बलाइकल आर्टरीज़ की लो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, और ये हमारे पास MCQ पॉइंट है, ठीक है। ये हमसे MCQ में वो पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन किसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अम्बलाइकल वेन के अंदर, और लोएस्ट जो है वो अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट शंट्स होते हैं फीटल सर्कुलेशन के अंदर, 3 इम्पॉर्टेंट शंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या होते हैं अब इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये उन्होंने हमें प्लेसेंटा दिखाया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ब्लड, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड एंटरिंग फीटस थ्रू द अम्बिलिकल वेन इज कंडक्टेड वाया द डक्टस वेनोसस इनटू इंफीरियर वेना केवा बाईपासिंग द हेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्लड फीटस के अंदर एंटर होता है, ठीक है, थ्रू द अम्बिलिकल वेन, ठीक है, वो क्या होता है, वो शंट हो जाता है, ठीक है, वाया द डक्टस वेनोसस जो है, ठीक है, वो इन्फीरियर वेना केवा में चला जाता है और हेपेटिक सर्कुलेशन बाईपास हो जाती है। ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से जो रेड कलर के अंदर है ये अम्बलाइकल वेन है, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही है, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, ये जो पहला शंट है डक्टस वेनोसस के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है टू द इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। डक्टस वेनोसस के थ्रू डायरेक्टली शंट हो जाता है इन्फीरियर वेना केवा में, और लिवर के अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन जो है वो बाईपास करती है लिवर को, ठीक है। और मेनली जो ब्लड होता है वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो डक्टस वेनोसस के थ्रू शंट होकर इन्फीरियर वेना केवा में चला जाता है बाईपासिंग द लिवर, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट शंट हो गया। उसके बाद दूसरा शंट हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो हार्ट में जाता है वाया द इन्फीरियर वेना केवा, वो फोरामेन ओवेल, ठीक है। आपको प्रीवियसली भी हमने जो है वो इंटर एट्रियल सेप्टम जो था उसकी हमने फॉर्मेशन देखी थी, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि हमारे पास फोरामेन ओवेल जो है, ठीक है, वो एक ओपनिंग रह जाती है, नैरो ओपनिंग, जो कि क्या करती है, राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो अलाउ करती है फीटल सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो राइट टू लेफ्ट शंट है ये हमारा सेकंड शंट होता है, जिसमें हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर आ रहा था, ठीक है, वो इस फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट एट्रियम से मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो ये सेकंड शंट हो गया फोरामेन ओवेल, जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर शंट कर देगा। थर्ड पे हमारे पास क्या होता है कि जो थर्ड हमारे पास शंट क्या होता है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पूरी बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो सुपीरियर वेना केवा कैरी करती है, और सुपीरियर वेना केवा ने एम्प्टी होना है राइट एट्रियम में, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट एट्रियम से किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो आपके मेन पल्मनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम से क्लियर करें, ठीक है, तो ये देखें, जो हमारे सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये मेन पल्मनरी आर्टरी में गया, ठीक है, और मेन पल्मनरी आर्टरी में ये डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू शंट हो जाता है इनटू डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। ये उन्होंने हमें थर्ड शंट दिखाया, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू ये डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर शंट हो जाता है, ठीक है, और दिस इज़ द थर्ड शंट, ठीक है। तो ये 3 शंट्स होते हैं हमारे फीटल सर्कुलेशन के अंदर। डक्टस वेनोसस जिसने जो है वो अम्बिलिकल वेन से ब्लड को शंट किया था डायरेक्टली इनटू द इन्फीरियर वेना केवा बाईपासिंग द लिवर। सेकंड शंट होता है हमारा फोरामेन ओवेल के, जो हमारा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शंट करेगा। और थर्ड होता है डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, जो पल्मनरी आर्टरी से ब्लड को शंट करेगा डिसेंडिंग एओर्टा में, डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कि बर्थ पे क्या होता है, जैसे ही इन्फेंट अपना फर्स्ट ब्रेथ लेता है, ठीक है, तो पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि पल्मनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। जब पल्मनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो अल्टीमेटली लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर जब राइट एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो प्रीवियसली भी हमने पढ़ा कि जब लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर राइट एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होगा तो वो जो ओपनिंग थी राइट टू लेफ़्ट शंट जिसने कॉज किया था फोरामेन ओवेल, वो क्लोज़ हो जाएगा। अब लेफ़्ट टू राइट शंट आएगा, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड होगी, लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया देन द राइट एट्रियम और दे विल बी क्लोजर ऑफ दिस फोरामेन ओवेल, ठीक है। और जब फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं फॉसा ओवेलिस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि फोरामेन ओवेल क्लोज हो गया, एक शंट क्लोज हो गया। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है वो किस तरह से क्लोज होता है, ठीक है, कि जब बेबी रेस्पायर करता है तो ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस और बॉडी से हम उसको जो वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा बेबी से सेपरेट होता है, ठीक है, प्लेसेंटा की हम सेपरेशन करते हैं, काट देते हैं उसको, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स डिक्रीज़ हो जाती हैं। दो कॉजेज़ हैं, ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज़ होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन और प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज़ होती हैं। ये दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू द क्लोजर ऑफ द शंट दैट इज़ डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। उसके अलावा अपने एक और बात जो है वो पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे एनएसएड्स होते हैं जिनमें इंडोमेथासिन आइपोब्रोफेन होता है, ये एसिटामिनोफेन होता है, वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास हमें अगर हम एनसेड्स देंगे तो वो हेल्प करेंगे टू क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। पीडीए क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस एक डिफेक्ट होता है जिसमें डक्टस आर्टीरियोसिस फेल टू क्लोज, तो उसमें अगर हम एनसेड्स देंगे, ठीक है, तो वो हेल्प करेंगे टू क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है। तो और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 E2 होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उसको ओपन रखेंगे, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे कंजेनिटल हार्ट एनोमलीज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होती रहे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि समटाइम्स हम डक्टस आर्टीरियोसिस को पेटेंट रखते हैं, तो इसको पेटेंट रखने के लिए हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, और अगर पेटेंट है और उसको हमने क्लोज करना है तो हमें एनएसएड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। So this is all about fetal circulation. I hope that cardiac embryology जो है CVS embryology will be clear now, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास है फीटल पोस्ट नेटल डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। डक्टस आर्टीरियोसिस फीटल स्ट्रक्चर है जिससे हमारे पास लिगामेंटम आर्टीरियोजम बनता है, ठीक है, और नियर द लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। डक्टस वेनोसस से लिगामेंटम वेनोजम, फोरामेन ओवेल से फॉसा ओवेलिस, एलेंटॉइस जो है तो सर्कस मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट मीडियन है ये, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी से मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टेरियस हेपाटिस राउंड लिगामेंट होता है जिसके अंदर फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, ठीक है। और जो एडजस्ट होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एलेंटॉइस बिटवीन द ब्लैडर एंड द अम्बिलिकस, ठीक है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट CPSP MCQ पॉइंट्स है, इसमें से भी कोई ना कोई MCQ जो है ये रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द CVS एनाटमी।